Hey, I'm Kanchan Khatri. I'm a blockchain developer. What exactly is blockchain? Decentralized applications. Now, I'm here to help you and share with you everything that I've learned, tried, and executed successfully. The Bitcoin Talks. क्या आप बता सकते हैं ब्लॉकचेन पे जितनी भी ब्लॉक्स है ना वो नोड की मदद से ही चल रही है। ब्लॉकचेन नोड से ही चल रही है। नोड क्या होता है? नोड इज बेसिकली अ कंप्यूटर सिस्टम विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपेसिटीज। जब ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारे मल्टी नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सारे नोड्स की वजह से ही ब्लॉकचेन रन होती है। सारे नोड्स में ब्लॉकचेन का डेटा रहता है। ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉकचेन में, और ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स में सारे ट्रांजैक्शंस रहते हैं, लाइक स्टोर हो जाते हैं। जो भी हम ट्रांजैक्शन या कुछ भी काम हम ब्लॉकचेन पे करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं ब्लॉक्स पे, और ये ब्लॉक्स उन नोड्स पे रन करते हैं। और अगर आपको भी ब्लॉकचेन का पार्ट है बनना है, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन। यू कैन हैव द कॉपीज ऑफ ऑल द ब्लॉक्स देयर। क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्वर पर रहता है? नहीं, सर्वर का सिस्टम ही नहीं होता ब्लॉकचेन में। देयर इज नो सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स है, सब लोग अलग अलग जगह है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पे रन करते हैं। कोई सर्वर नहीं है यहाँ पे। अगर सर्वर होता है तो चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाती है, और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, उसका जस्ट अपोजिट है। ब्लॉकचेन में डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है और साइड चेन्स होती है, ऑफ चेन डेटा स्टोर होता है। और अगर कुछ स्टोर होता है वो हैश वैल्यू में होता है, जो है कि हाईली एनक्रिप्टेड है। Hi, here in Dubai, I heard so many companies accept their payment by using blockchain technology. Of course, it's one of the safest way to transfer your money. और अगर इसकी टेक्नोलॉजी तुम्हें आना चाहिए कि कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे अपनी क्रिप्टो सेव करते हैं, ये अगर तुम्हें आ गया ना तो तुम प्रो हो जाओगे। आने वाले टाइम में तुम बहुत ज़्यादा डिमांड में रहोगे हर प्रोफेशन में। एंड व्हाट इज़ अ वैलिडेटर? वैलिडेटर देखो क्या होता है, अलग अलग टाइप के कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं। उस कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है? ये रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे ब्लॉकचेन चलती है। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ बहुत सारे होते हैं, अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उसके बेसिस पे जो लोग ओनरशिप होल्ड करते हैं ब्लॉकचेन की, जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका कुछ रोल होता है ब्लॉकचेन में, वो होते हैं वैलिडेटर्स। ये वैलिडेटर्स जो नेक्स्ट ब्लॉकचेन में ऐड होगा उसको वैलिडेट करते हैं। बेस्ट फील्ड फॉर क्रिप्टो मैम, एंटर इनटू Web3। आप देखो कि आप कौन से बैकग्राउंड के हो, टेक बैकग्राउंड के हो या नॉन टेक बैकग्राउंड के हो, दोनों के लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है Web3। और ये इतना इनोवेटिव स्पेस है कि तुम अपने लिए अलग करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। तुम मल्टीपल रोल्स एक साथ निभा सकते हो एंड यू विल बी पेड वेल। कैन वी फोक बिटकॉइन? एंड वन मोर क्वेश्चन, इज देयर एनी मेथड टू रन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिटकॉइन ब्लॉकचेन? देखो, सारे ब्लॉकचेन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, और वी कैन फोर्क। हाँ, हम फोर्क कर सकते हैं ब्लॉकचेन को। क्यों नहीं फोर्क कर सकते? बेसिक, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ, कर सकते हैं ब्लॉकचेन को फोर्क, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बिटकॉइन जैसे है, अगर उसको फोर्क किया तब जाके बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन गोल्ड, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज आई हैं। तो दैट प्रूव्स कि हम फोर्क कर सकते हैं। बिटकॉइन नॉट माइंड इन मोबाइल फोन, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। बिटकॉइन को माइन करने के लिए हमें बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर लगती है, और वो क्यों लगती है कंप्यूटेशनल पावर? जैसे क्या होता है बिटकॉइन में, अगर हमें एक नया ब्लॉक ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल पजल सॉल्व करनी पड़ेगी, और उन मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे कंप्यूटर्स लगेंगे जिनमें बहुत पावर है, और वो मैथमेटिकल पजल आपके मोबाइल से नहीं सॉल्व हो सकती। उसकी एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट मैच होती है तो आपका सिस्टम में कैपेसिटी होती है कि वो पजल सॉल्व कर सके। अगर आप पजल सॉल्व करते हो तो वो ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन में ऐड होता है, और एज अ रिजल्ट आपको अभी के टाइम में 6.25 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता है।
इसीलिए हम उसको मोबाइल पे माइन नहीं कर सकते। डिफरेंस बिटवीन लेयर 1 एंड लेयर 2। लेयर 1 में क्या होता है कि ये इंटर ऑपरेबिलिटी बताता है। जैसे बहुत सारी ब्लॉक चेन्स है ना, अब हम जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और जितनी भी एप्लीकेशन है, हमारा ये सपना है कि हम उसको इंटर ऑपरेबल बना सके। तो लेयर 1 क्या करता है कि ये इंटर ऑपरेबिलिटी का फीचर प्रोवाइड करता है अलग अलग ब्लॉकचेन को। और लेयर 1 के ऊपर लेयर 2 ब्लॉकचेन्स होती है, और ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्लॉकचेन्स होती है, और ये अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो एक बेस लेयर होती है लेयर 1, उसके ऊपर होती है लेयर 2। लेयर 1 इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये बहुत बड़ा और बेसिक डिफरेंस है। वह इथेरियम शिफ्ट प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत सारा कंप्यूटेशनल अमाउंट लगता है किसी भी ब्लॉकचेन को बनाने के लिए, तो उसको कम करने के लिए हम प्रूफ ऑफ स्टेक में आए। तो कि इसलिए जब प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम कन्वर्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, तो 99% ऑफ एनर्जी रिड्यूस हुई। तो कितनी बढ़िया चीज़ है, हम पैसे बचा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम किसी और काम में यूज़ कर सके। सबसे बड़ा इशू यही आ रहा था कि लोग बिटकॉइन को क्वेश्चन इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही थी उसको माइन करने में, मतलब अभी भी लग ही रही है। तो हमने सोचा कि अगर इथेरियम को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है, हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आए, इथेरियम अच्छे से एक्सपांड हो, तो हमें उसका टेक्नोलॉजिकल लेवल पे डिफरेंस लाना पड़ेगा ताकि उसको हर कोई उसका पार्ट बन सके। तो ब्लॉकचेन को एक्सपांड करने के लिए हमें और वैलिडेटर्स और नोड्स चाहिए, इसीलिए हम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में आए ताकि ज़्यादा लोग आ सके, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो। अब बात आती है कि वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फीस आती है वो ज़्यादा होती है इथेरियम में, बट हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी जैसे शंघाई अपडेट आ गया है, मतलब आने वाला है, और भी और अपडेट्स आ रहे हैं, वो सब प्रोसेस में। और एक बार ये सब चीज़ें हो गई, रोल हो गई, तो बहुत स्मूथ हो जाएगा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, और आने वाले टाइम में तो कमाल ही होने वाला है। विल DAG टेक ओवर ट्रेडिशनल POW? देखो, मेरा तो मानना यही है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है एक के बाद एक, वो इम्प्रूव वर्जन ही होती है। वो उसको पता होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्यूशन लाने के लिए हम उसको अपग्रेड करते हैं। तो इट मे और मे नॉट, इसका कोई एक आंसर नहीं है, या तो डू और डाई सिचुएशन में नहीं है, हम बीच में वी कैन मेक यूज ऑफ बोथ अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ऐसा। हाउ आर अदर कॉइन्स एबल टू बी माइंड इन मोबाइल फोन्स? अरे भाई, कॉइन्स नहीं, वो टोकन्स होंगे। टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बनते हैं, टोकन्स को तुम माइन कर सकते हो कैसे भी। कॉइन्स होते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड, कॉइन्स और टोकन्स में फ़र्क है। अगर बिटकॉइन एक कॉइन है, उसको तुम मोबाइल पे नहीं माइन कर सकते, और अगर तुम देखोगे जब भी तुम टोकन को तुम मिंट करते हो, कॉइन्स को तुम माइन करते हो, माइनिंग और मिंटिंग में बहुत फ़र्क है। देखा, कितनी सारी चीज़ें समझने के लिए हमें लगता है हमें सब आता है, बट उसकी जब आप डिटेल में जाते हो ना, तो डिटेल में भी बहुत डिटेल होती है, इसलिए आपको एक्सपर्ट की मदद चाहिए। या जो माइनिंग की तुम माइन की बात कर रहे हो मोबाइल फ़ोन से, वो टोकन्स है, ब्लॉकचेन कॉइन्स नहीं है वो। आई वॉन्ट टू मेक माई ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मैनी कॉस्ट विल आई पे डेवलपर? ओके ओके ओके, आई वॉन्ट टू मेक अ ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो तुम खुद बना सकते हो, तुम किस चीज़ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उस पर डिपेंड करता है। देखो, अगर तुम्हें छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाना होगा तो ऑफकोर्स तुम्हें कम पैसा लगेगा। अगर तुम्हें बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना है, तुम्हें मास्टर वॉलेट्स बनवाने हैं, तुम्हें NFT मार्केट प्लेस बनाने हैं, तो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, उसमें ऑक्शनिंग का होता है और भी बहुत सारे होते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम डेवलपर को कितना अमाउंट पे करें। यस, राउटर, फैक्ट्री, टोकन्स एंड मैनी मोर कॉन्ट्रैक्ट फॉर DeFi। सी मैं बोल रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, इतनी रिसर्च करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा लोगों को 3-3 महीने लगते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, फिर उनको ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तुम जब ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हो तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। फिर ऑप्टिमाइज करो, फिर तो उस पर डर रहता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई अटैक कर जाएगा, तो तुम्हारे जो भी पैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टोर्ड है वो चोरी हो जाएंगे, तो फिर हमको ऑडिट करवाना पड़ता है। इफ यू बिलीव इन ओरिजिनलिटी, व्हाई डू यू बिलीव इन एनोइन क्रिएशन लाइक बिटकॉइन? बिटकॉइन ओरिजिनल है, किसने बोला?
ये फालतू का क्रिएशन है। बताओ, बिटकॉइन समझ आता है? बिटकॉइन डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है वो। तुम्हें उसकी स्टोरी पता होगी ना तो तुम कभी ऐसे शक नहीं करोगे बिटकॉइन को। मेरी बात पे भरोसा नहीं आ रहा है, माइकल सेलर की यूट्यूब वीडियो देखते हो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। इंडिया में इतना टैक्स है क्रिप्टो में, हाउ कैन वी ट्रेड? देखो, ट्रेड में टैक्स है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो तो ही अभी तुम क्रिप्टो में ऐसे ट्रेड करो। व्हाट आई बिलीव, तुम होल्ड करके रखो। अभी उसकी प्राइस इतनी अच्छी होने वाली है, कुछ टाइम में तुम रिग्रेट नहीं करोगे। मतलब एटलीस्ट मैं तो यही बोलूँगी। आई थिंक तो अभी होल्ड करो, स्टेक करके रखो। टैक्स तब देना पड़ता है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आए। अगर तुम किसी एक्सचेंज पे रख के रखोगे तो उस पर थोड़ी टैक्स देना पड़ेगा, उस पर नहीं देना पड़ेगा, ओनली प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। और आई बिलीव जैसे अभी 30% है टैक्स, आने वाले टाइम में ऑफकोर्स रिड्यूस होगा, तब कर लेना अपने बैंक अकाउंट में, इजी पीजी। ओ ग्रेट, सो हाउ टू बिकम एन ऑडिटर? ओके, ऑडिटर बनना इज़ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। बहुत सारी रिसर्च, पढ़ाई, डेडिकेशन करना पड़ता है, बहुत सारी माथा पच्ची करनी पड़ती है, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट करने पड़ते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ रटी हुई होनी चाहिए। इतने सारे टूल्स होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट करने के लिए, वो टूल्स तुमको पता होने चाहिए, जैसे स्लिथर, एकिडना, माइट्रिक्स और भी बहुत सारे होते हैं। तुम्हें उनको मैन्युअली टेस्ट करना आना चाहिए, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होती है। मतलब ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जो मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिस करे हैं, बट मज़ा आता है अगर तुम अपना टाइम फोकस उसमें लगाओ तो, क्योंकि तुम हमेशा नई चीज़ सीखते हो। मैम को कैन यू टेल मी अबाउट सम टोकन्स प्रोजेक्ट इज़ नॉट लिस्टेड? आई डोंट नो। अरे यार बहुत सारे, पता है, रोज़ नए नए आ रहे हैं, रोज़ नए नए आ रहे हैं और रोज़ गायब भी हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स अभी बाहर जा रहे हैं। क्रिप्टो जब से बेरिश मार्केट में आया है तब से इन्वेस्टमेंट्स गायब हो गई है मार्केट से। तो अभी तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि कोई भी अनलिस्टेड टोकन्स को एक्यूमुलेट करो। ट्राई कर सकते हो, एयर ड्रॉप्स ले लो, जाओ देखो, रिसर्च करो, एयर ड्रॉप्स करते करते बहुत सारे तुम्हें फालतू में टोकन्स मिल जाएंगे। कुछ अगर 1000 में से 100 भी आ गए लिस्टेड तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे यार, इतना कर सकते हो। इट्स गुड, रिसर्च से तुम्हें पैसा मिल रहा है, इससे फन कुछ नहीं हो सकता। हाउ मैनी मनी इज ओके टू होल्ड ऑन एक्सचेंज लाइक बाइनेंस? हाउ डू यू डिसाइड इफ यू शुड मूव टू कोल्ड वॉलेट? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी यू आर इन्वेस्टिंग, बिकॉज इट्स आई फील लाइक अगर तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड बी रेडी कि वो तुम्हारा पैसा कभी भी जा सकता है। उतनी रिस्क से ही इन्वेस्ट करना, नहीं तो लोग सदमे में चले जाते हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सदमा थोड़ी पालना है, ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। व्हाट्स द पॉइंट? बी स्मार्ट। क्रिप्टो इज फॉर अर्निंग मनी। इफ यू स्मार्ट इनफ टू अर्न मनी विद क्रिप्टो यू शुड गो। एंड इफ यू बिलीव कि एक्सचेंज में भी रख सकते हो, बाइनेंस इज, आई फील बाइनेंस इज सेफ, क्योंकि ये बहुत टाइम से लाइक इट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। सी उसके रिपोर्ट्स, वहाँ के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल ओवर देयर एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड डूइंग गुड। हाउ यू कैन मूव टू, यस यू कैन मूव टू कोल्ड वॉलेट इफ यू आर कंफर्टेबल विद डीलिंग विद कोल्ड वॉलेट्स। अगर कोल्ड वॉलेट तुम कंफर्टेबल हो उसको एक्सेस करने में, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि क्रिप्टोज अगर तुम कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो, उस कोल्ड वॉलेट को सिक्योर रख सकते हो, तब ही कोल्ड वॉलेट में डालना। नहीं तो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है क्रिप्टो हैंडल करना और फिर वो लूज कर लेते हैं।